हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 का, जून 2014 का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था जिसके अंदर हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे आगे 5 क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ ट्रेड इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हेक्सचर-ओहलिन मॉडल। मैंने अपने चैनल पे हेक्सचर-ओहलिन मॉडल करवा रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो उससे पता चल जाएगा आपको कि कौन सा टाइप ऑफ ट्रेड हेक्सचर-ओहलिन मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया गया। पहला ए, ट्रेड बेस्ड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सेकंड, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, ट्रेड बेस्ड ऑन इमिटेशन गैप्स एंड प्रोडक्ट साइकिल्स। डी, ऑल ऑफ द अबव। हेक्सचर-ओहलिन मॉडल बोलता क्या है? हेक्सचर-ओहलिन मॉडल ने ये कहा है, अगर एक कंट्री अबंडेंट है लेबर इंटेंसिव गुड में, तो उस कंट्री को, अगर कोई कंट्री लेबर अबंडेंट है तो उसको लेबर इंटेंसिव गुड एक्सपोर्ट करनी चाहिए दूसरी कंट्रीज में। और जिसमें एक कंट्री मतलब अबंडेंट नहीं है, लीस्ट है उसके पास रिसोर्सेज, तो वो उस टाइप के प्रोडक्ट उन्हें इंपोर्ट करने चाहिए, जो कि सही। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत ज्यादा लेबर है, तो हमें अकॉर्डिंग टू हेक्सचर-ओहलिन मॉडल हमें लेबर इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट करना चाहिए और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करना चाहिए। तो हेक्सचर-ओहलिन की कुछ अजम्पशंस भी होती है, क्योंकि मैंने इसको बोला था कि ये ट्रेडिशनल थ्योरीज में आती है, तो उसमें अज्यूम किया जाता है ये सीआरएस पे बेस्ड होती है, मींस कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो अब पहला ऑप्शन है ट्रेड बेस्ड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब हम कह रहे हैं कि सीआरएस पे बेस्ड है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में, तो क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सीआरएस पे बेस्ड होती है हमारी हेक्सचर-ओहलिन मॉडल, ना कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो कि हम कहते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है इकोनॉमीज को। फिर आता है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। क्या हेक्सचर-ओहलिन ने इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड को एक्सप्लेन किया है? नहीं किया। उन्होंने कहा है डिफरेंशिएटेड। जब हम ये ऐसे इनकी बात करते हैं ना, ट्रेडिशनल थ्योरीज की, तो ट्रेडिशनल थ्योरीज के अंदर हमारे आ जाते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज। तो उसमें हमेशा वही चीजें ली गई हैं जहां पर इंटर इंडस्ट्री ट्रेड हो रहा है, कि अगर मेरे पास कार है तो मैं वो एक्सपोर्ट कर रही हूँ आपसे, मैं एग्रीकल्चर गुड्स ले रही हूँ। इंटर इंडस्ट्री हो रहा है, मतलब दोनों अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री में ट्रेड कर रहे हैं। इंट्रा इंडस्ट्री का मतलब हो गया सेम ही इंडस्ट्री में ट्रेड करना। मैं आपको मारुति की कार बेच रही हूँ, आपसे मैं दूसरी ह्यूंडई की कार या कोई और कंपनी की कार, वॉल्क्सवैगन या जो भी है, मतलब कंपनीज अलग अलग हैं, लेकिन डीलिंग अगर वो कार की इंडस्ट्री में ही कर रही है, अगर ऐसी ट्रेड होती है तो हम उसे कहते हैं इंट्रा इंडस्ट्री। कि इंडस्ट्री तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ही है, दोनों कार ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो, लेकिन एक हम कार का मॉडल इंपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी कार हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हेक्सचर-ओहलिन में इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के बारे में भी कोई इंट्रोडक्शन या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है। ट्रेड बेस्ड ऑन इमिटेशन गैप्स एंड प्रोडक्ट साइकिल, तो इसकी हमने एक और नया प्रोडक्ट साइकिल पढ़ी है, उसमें आया है ये चीज, तो हेक्सचर-ओहलिन ने ये भी नहीं करा। तो यहां पर आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, कि हेक्सचर-ओहलिन ने इनमें से कुछ भी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया है। हेक्सचर-ओहलिन एक्सप्लेन करती है ट्रेड बेस्ड ऑन फैक्टर एंडोमेंट, जो आपके पास ज्यादा है आप वो चीज एक्सपोर्ट करो, and meaning countries exporting good that use abundant factors या abundant resources efficiently. It fails to explain trade based on economies. अब वही लिखा है, एचओ मॉडल अज्यूम करता है constant returns to scale, बल्कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो हमने आगे चल के पढ़ा था, तो ये चीज एचओ में नहीं आई। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, एचओ मॉडल प्रिडिक्ट करता है ट्रेड इन डिफरेंट गुड्स में ट्रेड होना चाहिए, जैसे कंपैरेटिव एडवांटेज हो गया, बट इन रियलिटी कंट्रीज ट्रेड करती है सिमिलर गुड्स में। कार बिटवीन जर्मनी और जापान, जर्मनी की कार्स, अपनी कार्स वो जापान को भेजती है, जापान में जो बनती है वो यहाँ पे भेजती है, तो कार्स में ही डीलिंग हो रही है ना, तो ऐसे ट्रेड को हम कहते हैं इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, जो कि एचओ ने नहीं एक्सप्लेन करा। थर्ड आता है इमिटेशन और ये प्रोडक्ट साइकिल गैप, जिसके अंदर हमने वीडियो में पढ़ा था कि
कोई कंट्री होती है कि एक चीज प्रोड्यूस कर रहा है कोई कंट्री बी उसी चीज को कॉपी करके इमिटेट करके वही चीज एक्सपोर्ट कर रही है। तो टेक्नोलॉजिकल गैप या प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी एक अलग है जो इनोवेशन में बताती है why innovation leads to trade, something that HO model does not account for। तो HO मॉडल ने इसको भी अपने एक्सप्लेनेशन में नहीं लिया था। तो all of the above would be the correct answer। नेक्स्ट पे all of the above जो है वो एक्सप्लेन नहीं हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिंदू ग्रोथ रेट। जब मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही थी तो जब भी मैंने ये क्वेश्चन किया था और उस टाइम से मेरे को अभी तक याद है, तो आप ऐसे टॉपिक्स को अपने नोट्स में जरूर लिखें, जरूर ऐड करें कि रिवाइज हो। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो यूजीसी नेट निकालती है जो नए होते हैं, उनकी उतनी डेप्थ में नहीं जाएगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए उसके बारे में। तो अब आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिंदू ग्रोथ रेट। क्या है हिंदू ग्रोथ रेट? दिस इज अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन, shows economic disparities among different social groups in India. It reflects low growth performance of the Indian economy during 1950s से 80s तक और hint as accelerated growth in India since 1980s। हिंदू ग्रोथ रेट है क्या? करेक्ट आंसर है इसका सी। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये नया हो जाएगा आपके लिए। इसका आंसर है सी। हिंदू ग्रोथ रेट हमें कॉइन किया गया था बाय राज कृष्णा, एक इंडियन इकोनॉमिस्ट ने। इन्होंने एक्सप्लेन किया था इंडिया की स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हम इंडिपेंडेंस हुई थी हमारी, तो हमारी ग्रोथ रेट ना बहुत ही कम रेट पे चल रही थी, अराउंड 3.5%। कई कंट्रीज में 2% भी बोला गया है, 2.5%। तो इतनी कम ग्रोथ रेट जब हमारी 1950s और 1980s के फेज में चली, उस ग्रोथ रेट को राजकृष्ण ने कॉइन किया कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है। दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाय हेवी गवर्नमेंट रेगुलेशन थी, लाइसेंस राज होता था, प्राइवेट सेक्टर का इतना इन्वॉल्वमेंट था नहीं उस टाइम, जिसकी वजह से स्टैग्नेशन आ गई थी। तो टर्म डज नॉट रिलेटेड टू हिंदुइज्म से रिलेटेड नहीं है ये किसी भी कंट्री को अगर हम बोल सकते हैं, अगर उसकी ग्रोथ रेट आप ये देख रहे हो ना कि वो 2% से बढ़ रही है, 2.5 से या 3.5 से, तो हम उस कंट्री को भी कह सकते हैं कि हिंदू ग्रोथ रेट चल रही है वहां पे। और ये नाम कहाँ से कॉइन हुआ? क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो करीबन 30 सालों में देखोगे तो बहुत कम चल रही थी। इसको मान के इन्होंने बस लो ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दे दिया। तो बट ironically to contrast India's growth rate with the higher growth rate of other developing countries से जब हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया की बहुत ग्रोथ रेट कम थी, जिसे हमने हिंदू ग्रोथ रेट बोला। So correct answer would be C, reflects low growth performance of the Indian economy during 50s से 80s के बीच में। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। Crowding out effect is zero when there is liquidity trap or investment is perfectly interest inelastic. Crowding effect is zero when money demand is perfectly interest inelastic or investment is perfectly interest elastic. IS is falling, LM is rising and none of the above. सबसे पहले क्राउडिंग आउट होता क्या है? मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं पता, आपको समझना है तो आप वो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट वो होता है जब भी गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ाए और इसकी वजह से, अब जैसे हम एग्रीगेट डिमांड लिखते हैं C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, अगर गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई और इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो गई, तो ये दिखाता है क्राउडिंग आउट कि पूरा जो गवर्नमेंट चाह रही थी ना इम्पैक्ट पड़े इकोनॉमी पे, वो नहीं पड़ पाया, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई इंटरेस्ट बढ़ा और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट, एक कंपोनेंट बढ़ा तो दूसरा कम हो गया, जिसकी वजह से जो पूरा एग्रीगेट डिमांड का हमें इम्पैक्ट मिल सकता था वो नहीं मिल पाया। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्राउडिंग आउट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया किस केस में क्राउडिंग आउट का जीरो होता है? वो होता है आपका लिक्विडिटी ट्रैप में। एक सिचुएशन जहां पे हमारी LM कर्व वर्टिकल
सॉरी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, कि इंटरेस्ट रेट इतना कम होता है कि पीपल कहते हैं हम अपना जो पैसा है अपने पास खुद ही रखेंगे, हमें बैंकों की या किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तो उसमें अगर इंटरेस्ट रेट चेंज भी होता है उससे इन्वेस्टमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी क्राउडिंग आउट नहीं हो पाता। तो ये एक फैक्टर है जिसमें क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं होता, जीरो। द सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। इन्वेस्टमेंट इज परफेक्टली इन इलास्टिक, इंटरेस्ट इन इलास्टिक का मतलब इंटरेस्ट में कोई भी चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कोई भी फर्क ना पड़ना। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आई बार माइनस बी आई, है ना। तो मतलब इंटरेस्ट में जब चेंज होता है तो इन्वेस्टमेंट में चेंज होना चाहिए। जब ही तो हमने कहा था ना कि जी बढ़ा जब, तो जी बढ़ने से जब हम एडीएएस बनाते हैं, और मैं कह रही हूं अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो उसकी वजह से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम हो गई, जब तो क्राउडिंग आउट हुआ। अब अगर मैं कह रही हूँ इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो मतलब जी बढ़ने के बाद भी अगर इन्वेस्टमेंट उतना ही है तो क्या क्राउडिंग आउट होगा? नहीं होगा। क्राउडिंग आउट जब भी होता है क्योंकि एक कंपोनेंट बढ़ने से दूसरा कम हो जाता है। बट अगर इन्वेस्टमेंट आपका परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी ही कर ले उसका इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट पे नहीं पड़ेगा, सॉरी इंटरेस्ट रेट पे पड़ेगा लेकिन इन्वेस्टमेंट में नहीं पड़ेगा। एज अ रिजल्ट हमारे इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्राउडिंग आउट नहीं होगा। तो दीज आर टू फैक्टर्स जिसकी वजह से हमें जीरो क्राउडिंग आउट मिलता है। अगले पे चलते हैं। मनी डिमांड इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक। इंटरेस्ट के चेंज होने से मनी डिमांड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या इसकी वजह से क्राउडिंग आउट जीरो होगा? मनी डिमांड क्या है कि लोग पैसा लेके बैठे हैं, इंटरेस्ट रेट कुछ भी होगा, लोग कह रहे हैं हम तो इतना ही पैसा लेके बैठेंगे। लेकिन इंटरेस्ट चेंज होने से यहाँ पे यू तो नहीं लिखा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन्होंने लिखा है इन्वेस्टमेंट इज परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक, कि अगर इन्वेस्टमेंट सॉरी इंटरेस्ट रेट कुछ भी चेंज होता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े अमाउंट से चेंज होगी। यहाँ पे लिखा है ना इन्वेस्टमेंट इज परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक, इंटरेस्ट थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई, और इन्वेस्टमेंट चेंज होने का मतलब क्राउडिंग आउट तो हो रहा है। तो यहां पर ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये चीज आपकी क्राउडिंग आउट क्रिएट करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, तो इसका आंसर तो ए ही आएगा। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन थिंक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड आई। अगर जी बढ़ने से आपका इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो वो दिखा रहा है क्राउडिंग आउट है। अब हमें ऐसे सिचुएशन देखना है जहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से आपका इन्वेस्टमेंट कम ना हो। तो लिक्विडिटी ट्रैप ऐसा सिचुएशन है जहां पे इंटरेस्ट रेट डू नॉट राइज, चाहे गवर्नमेंट कितनी ही स्पेंडिंग बढ़ा ले इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि इतना लो है, इतना लो है, लोग पैसे अपने होल्ड करके बैठे हैं, तो इनइफेक्टिव कर देता है हर चीज को। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अनइफेक्टेड होगी, जिसका मतलब कोई भी क्राउडिंग आउट नहीं है। वहीं पे परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक डिमांड है, इंटरेस्ट इन इलास्टिक इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब बिजनेस इन्वेस्ट द सेम अमाउंट रिगार्डलेस ऑफ द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट आप कुछ भी कर दो अगर इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहेगी, तो अगर इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क ही नहीं है तो ठीक है ना, क्राउडिंग आउट कुछ होगा ही नहीं। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगी भी तो इंटरेस्ट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे आता है कि इंटरेस्ट इन इलास्टिक मनी डिमांड, इसका मतलब पीपल उतना ही होल्ड करना चाह रहे हैं जितना उनके पास है, नो मैटर इंटरेस्ट रेट चाहे कुछ भी हो। तो गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग अपनी बढ़ाती है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो जाएगी। तो अब इन्वेस्टमेंट में तो फर्क आ रहा है ना, तो यहां पर तो क्राउडिंग आउट हो गया ना। इस ऑप्शन में हो सकता है ये ठीक है, इसमें क्राउडिंग आउट नहीं है, लेकिन जो ये सेकंड पोर्शन है ना इससे आपको क्राउडिंग आउट होगा, जिसकी वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर आ गया IS इज फॉलिंग LM इज राइजिंग। IS फॉल करने का, LM बढ़ने का, इससे कोई भी तुक नहीं है। तो क्राउडिंग आउट में होता है ये कंपोनेंट G एंड I, उनके चेंज होने से आपके क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये आपका वैसे ही गलत हो गया और नन ऑफ द हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है।
थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन करो, इसको और सर्च करो और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करो। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर और फिलिप्स कर्व का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फिलिप्स कर्व क्या होता है? फिलिप्स कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो हमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है और वो कुछ नेगेटिवली रिलेटेड ऐसा होता है। ठीक है, अब बात आती है ये किस अजम्पशंस पे बेस्ड होता है। क्या यहाँ पे प्राइस एक्सपेक्टेशन अडेप्टिव होते हैं, विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक। इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है? The unemployment rate when money wages stabilizes as 5.5%. The price expectation are static. There is a loop around Phillips curve. Phillips curve में loop तो है ही, तो ये तो होता ही है। अब आप ये बताओ प्राइस एक्सपेक्टेशन जो है फिलिप्स कर्व में वो स्टैटिक होती है या अडेप्टिव होती है? अगर आपने फिलिप्स कर्व पढ़ा है तो आपको ये पता है कि फिलिप्स कर्व जब शॉर्ट रन में ये ऐसा होता है तो वो लॉन्ग रन में जाता है, वो वर्टिकल हो जाता है ना। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व हमेशा वर्टिकल होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि प्राइस एक्सपेक्टेशन जो है ना फिलिप्स कर्व में वो अडेप्टिव होती है। हर साल कंज्यूमर्स या जो पीपल होते हैं वो अडेप्ट करते हैं, अपने आप को ढालते हैं। इस साल इन्फ्लेशन इतना है, ठीक है, अगले साल और एक्सपेक्ट करते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो प्राइस एक्सपेक्टेशन है वो अडेप्टिव होती है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी फीचर है। अब बात आती है क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट विच व्हेन मनी स्टेबलाइजेस इज इतना परसेंट। अब आधे बंदे इसी को ही लगा देंगे कि ऐसा तो कहीं नहीं पड़ा, लेकिन ये चीज भी सही है। जो हम नायरू पढ़ते हैं ना, नॉन एक्सिलरेटिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो यही है 5.5% पे। तो ये भी सही है। कौन सा फीचर नहीं है कि प्राइस एक्सपेक्टेशन आपकी स्टैटिक है, तो इसका आंसर हुआ प्राइस एक्सपेक्टेशन आर स्टैटिक इज नॉट अ फीचर, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिलिप्स कर्व। अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है पीपल एडजस्ट देयर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन पास्ट इन्फ्लेशन। अडेप्टिव क्या कहती है कि हर एक बंदा अपने आप को ढाल लेता है जैसा जैसा पास्ट में हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हमें वही कहती है। तो दिस अफेक्ट्स द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व लीडिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तभी आ पाता है क्योंकि हम अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन को फॉलो करते हैं। अब सेकंड चीज आती है 5.5 का क्या कॉन्सेप्ट है। इसको हम कहते हैं नायरू, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि इस इन्फ्लेशन रेट, इस अनएम्प्लॉयमेंट में इन्फ्लेशन आपकी नहीं बढ़ेगी, ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो 5.5% हमारा, अगर आपसे कोई पूछता है नायरू परसेंटेज कितना है तो 5.5% है ये। एंड द एग्जैक्ट परसेंटेज वेरीज अक्रॉस इकोनॉमीज बट रिप्रेजेंट अ की आइडिया ऑफ फिलिप्स कर्व एनालिसिस में जो हमने निकाला था फर्स्ट टाइम या जो भी है वो 5.5 है। हो सकता है अक्रॉस इकोनॉमीज थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, लेकिन 5.5 इज द नायरू, मतलब ऐसा नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इतना है। Static expectation means people do not adjust their expectation based on this, which contradict Phillips curve की real world exam। हम Phillips curve को follow करते हैं, हमें पता है नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है। अगर किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो हम कहेंगे वहां पे इन्फ्लेशन कम होगा। तो जब हम रियल सेंस में इसको यूज कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि फिलिप्स कर्व अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस फॉलो करता है, तो ये स्टैटिक नहीं करता। तो इसलिए इसका आंसर आ गया सी, प्राइस एक्सपेक्टेशन आर स्टैटिक इज नॉट अ फीचर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट इन हैरोडाउमर मॉडल इज नोन एज। अब हमने हैरोडाउमर मॉडल भी पढ़ा था, आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगा लिस्ट में, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। तो हैरोडाउमर मॉडल में हमने कौन से ग्रोथ रेट डिस्कस किए थे? यहाँ पे 4 हैं लेकिन होते 3 हैं। अब एक ऑप्शन तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया कि एक्चुअल हाँ पढ़ा था, वारंटेड भी पढ़ा था, नेचुरल भी पढ़ा, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इसमें कहीं नहीं आता हैरोडाउमर में। अब आती है फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट क्या होती है।
एक होती है एक्चुअल ग्रोथ रेट, जो हमने एक्चुअली अचीव करी है, उसको हम फुल कैपेसिटी तो नहीं कह सकते, तो ये भी हट गया। अब कंफ्यूजन आती है वारंटेड और नेचुरल। तो मैंने आपको यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स का एक एग्जांपल बताया था, उससे आपको एक आंसर पता चल जाएगा। वारंटेड का मतलब कि आपने जो प्लानिंग कर रखी है कि मैं 2 महीने लगातार 6-6 घंटे डेली पढ़ूंगी और इससे मेरा यूजीसी नेट विद जेआरएफ निकल जाएगा, वो होती है मेरी वारंटेड, जो मैंने सोचा है। नेचुरल का मतलब एज पर माई सिचुएशंस कंसीडरिंग ऑल द इन्वायरमेंट, कि मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं घर के काम भी कर रही हूँ, मेरे को और भी पढ़ाई करनी है किसी चीज की, कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, मेरी कितनी कैपेसिटी है पढ़ने की पर डे, उस हिसाब से जब मैं पढ़ रही हूँ, तो वो हमें दिखाता है नेचुरल ग्रोथ रेट, मैं कितना नेचुरली कर सकती हूँ कंसीडरिंग ऑल द इन्वायरमेंट फैक्टर्स। तो यहाँ पर फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट का मतलब हो गया नेचुरल ग्रोथ रेट, आपकी खुद की नेचुरल कंसीडरिंग ऑल द सिचुएशंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया नेचुरल ग्रोथ रेट हमें दिखाता है फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो आप, आई वुड रिकमेंड वीडियो पढ़ें, उसमें मैंने डिटेल में तीनों ग्रोथ रेट को एक्सप्लेन किया हुआ है एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू भी। तो ये आपके लिए वैसे ही है इंफॉर्मेशन कि हैरोडोमर ग्रोथ मॉडल में 3 हमने पढ़े थे। एक्चुअल होता है रियलाइज कितना होता है, मतलब हम कितना अटेन कर पाते हैं। वारंटेड मतलब जो हमने सोचा है कि हम इन्वेस्टमेंट हमें इतनी चाहिए एक ग्रोथ को पाने के लिए, कि एक हमारी स्टेबल इकोनॉमी रहे, वो हमारी वारंटेड। नेचुरल होती है हमारी फुल कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी कितनी है, हर एक पर्सन के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी कैपेसिटी डिटरमाइन होती है, तो वही हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट देखता है। सिंस फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट रिप्रेजेंट इकोनॉमी का मैक्सिमम सस्टेनेबल ग्रोथ, इट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। So thank you. अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब economics tutor for more such videos. Have a great day. Bye bye.